की इस गहरी चर्चा में हम कुछ ऐसे नोट्स और ट्रांसक्रिप्ट्स पर गौर करने वाले हैं जो सच में एक बहुत ही अजीबोगरीब इन्वेस्टिगेशन से जुड़े हैं। जी बिल्कुल। और ये केस काफी दिलचस्प भी है। हाँ, मतलब हमारे पास जो सामग्री है वो एक यूट्यूब चैनल है ओम व्लॉग्स नाम का। तो उसकी एक वीडियो का पूरा ब्यौरा है हमारे पास। और उस वीडियो का मकसद एक कथित भूतिया घर की पड़ताल करना था। सही कहा। लेकिन चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि कागज पर ना ये सिर्फ एक डरावनी घर की कहानी लगती है, पर ऐसा है नहीं। बिल्कुल नहीं। जैसे जैसे हम इसकी परतों को उधेड़ेंगे तो इसमें रियल एस्टेट का लालच और इंसानी मजबूरी और साथ ही गांव की जो पुरानी खौफनाक लोक कथाएं होती है ना, उनका एक ऐसा ताना बाना मिलेगा जो असल में किसी भूत से ज्यादा डरावना है। और यही इस चर्चा का सबसे दिलचस्प पहलू है। मैं मानती हूँ कि अक्सर ऐसी कहानियों को लोग सिर्फ मनोरंजन के लिए देखते हैं। हाँ, डरावनी कहानियां सबको पसंद आती हैं जी। पर इन दावों के पीछे के जो सामाजिक और अमनोवैज्ञानिक कारण हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ भयानक गरीबी है और दूसरी तरफ एक ऐसा गहरा अंधविश्वास जो पीढ़ियों तक अपना असर नहीं छोड़ता। एकदम सही बात है। हम यहाँ इन दावों को सच या झूठ साबित करने नहीं बैठे हैं। हम बस ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि उस ट्रांसक्रिप्ट में दी गई जानकारी हमें इंसानी दिमाग और समाज के बारे में असल में क्या बताती है। तो शुरुआत एक ऐसे आंकड़े से करते हैं जो शायद किसी का भी ध्यान खींच ले। जी बताइए। नोट्स के मुताबिक एक 200 गज का प्लॉट और उस पर बना हुआ एक पूरा घर सिर्फ 50 से 60 हजार रुपए में बिका। ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है ना? मतलब आज के रियल एस्टेट मार्केट को देखते हुए तो लोग शायद ऐसे सौदे के लिए भूत के साथ ही रेंट एग्रीमेंट साइन कर लें। जी बिल्कुल, आज के समय में इतनी कम कीमत। हाँ, लेकिन एक गरीब मजदूर परिवार के लिए जो पाई पाई जोड़कर अपना गुजारा करता है, उनके लिए ये किसी लॉटरी लगने जैसा था। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये लॉटरी बहुत जल्दी एक अभिशाप बन गई। वो कैसे? देखिए, जो आर्थिक मजबूरी होती है ना, वो अक्सर खतरे के उन संकेतों को धुंधला कर देती है जो सामान्य स्थिति में हमें बहुत साफ दिखाई देते हैं। मतलब उन्हें पता नहीं था कि वहां क्या चल रहा है। बिल्कुल। उस परिवार को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वे जिस घर को अपना नया आशियाना मान रहे हैं उसका इतिहास कितना स्याह है। हाँ, वो तो है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उस परिवार के आने से पहले ही करीब 10 लोग उस घर को खरीदकर वहां से छोड़कर भाग चुके थे। जरा रुकिए, 10 लोग? जी हाँ, 10 लोग। इसका मतलब है कि गांव वालों को पता था कि वहां क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी एक नया परिवार उस जाल में फंस गया। यही तो मजबूरी का फायदा उठाना है। कोई दूर से आया हुआ मजदूर परिवार जिससे उस गांव के इतिहास से कोई लेना देना नहीं था, उसने अपनी जिंदगी भर की वो जो 50,000 की कमाई थी वो उस घर में लगा दी। और उसके बाद जो हुआ वो सच में रोंगटे खड़े करने वाला है। हाँ, ट्रांसक्रिप्ट में बताया गया है कि रात में सोते समय उस परिवार के लोगों को लगता था कि कोई उनका गला दबा रहा है, जी। कोई बिस्तर से उनकी टांगें खींच रहा है। मतलब लिटरली फिजिकल चीजें हो रही थी उनके साथ। इस गला दबाने वाले अनुभव को ना मैं थोड़ा मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखना चाहूंगी। हाँ, प्लीज बताइए। जब कोई इंसान एक नई जगह पर जाता है, खासकर ऐसी जगह जो बहुत सुनसान हो और जहाँ के बारे में स्थानीय लोगों का व्यवहार बहुत अजीब हो, तो हमारा दिमाग एक हाइपर अलर्ट स्टेट में चला जाता है। मतलब अत्यधिक सतर्क अवस्था में। बिल्कुल। ऐसे में स्लीप पैरालिसिस होना बहुत आम बात है। स्लीप पैरालिसिस यानी वो नींद के दौरान लकवा मार जाना। जी हाँ। स्लीप पैरालिसिस में इंसान का दिमाग तो जाग जाता है, लेकिन उसका शरीर नहीं जाग पाता। ओके। और सबसे आम लक्षण जो इसमें महसूस होता है वो यही है कि सीने पर कोई बहुत भारी वजन रखा है या कोई गला दबा रहा है। ये तो काफी तार्किक लगता है, लेकिन बात सिर्फ स्लीप पैरालिसिस तक सीमित नहीं थी। और क्या हुआ था? लोच ने यह भी है कि उन्हें खिड़की के बाहर किसी के खड़े होने का एहसास होता था। लगातार खट खट की आवाजें आती थीं। ये भी उसी अत्यधिक तनाव का हिस्सा हो सकता है। एक पुराने और सस्ते बने हुए घर में लकड़ियों के चटकने या हवा से खिड़कियों के बजने की आवाजें आना बहुत स्वाभाविक है। हाँ, वो तो है। लेकिन जब इंसान पहले से ही डरावा हो तो उसका दिमाग उन सामान्य आवाजों को भी किसी खतरे या खौफनाक साये के रूप में प्रोसेस करने लगता है। इसे शायद पेरिडोलिया कहते हैं ना? बिल्कुल सही। इसे ऑडिटरी पेरिडोलिया कहते हैं, जहां दिमाग रैंडम आवाजों में कोई मतलब या पैटर्न ढूंढने लगता है। जो भी हो, उस परिवार के लिए वो खौफ इतना असली और भयानक था कि इतनी भयंकर गरीबी के बावजूद उन्हें अपनी 50,000 की जीवन भर की पूंजी वहीं छोड़कर भागना पड़ा। ये सच में बहुत दुखद है। सोचने वाली बात है कि एक गरीब इंसान के लिए पैसे छोड़कर भागना कितना मुश्किल होता है, लेकिन जान का डर उस पैसे से कहीं ज्यादा बड़ा था।
जाहिर सी बात है, जान है तो जहां है। और यहीं से कहानी में इन्वेस्टिगेटर्स की एंट्री होती है। उस परिवार ने या शायद कुछ और लोगों ने भी ओम और रवि भाई से संपर्क किया, जो कि ओम व्लॉग्स चैनल चलाते हैं। हाँ, उनका मकसद था कि कोई जाके देखे तो सही कि आखिर उस 50,000 के निवेश वाले घर में असल में है क्या। और जब ओम और रवि उस घर में प्रवेश करते हैं तो माहौल की जो व्याख्या उन्होंने की है वो बहुत विशिष्ट है। यहाँ कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जांचकर्ताओं ने सबसे पहले जिस चीज को नोटिस किया वो था तापमान। जी, बाहर कड़ाके की ठंड थी। हाँ, बाहर बहुत ठंड थी, लेकिन घर के अंदर का माहौल बहुत ज्यादा गर्म और घुटन भरा था। पैरानॉर्मल की दुनिया में तो तापमान के इस तरह अचानक बदलने को सीधे तौर पर किसी अदृश्य ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है ना। हाँ, पैरानॉर्मल लोक कथाओं में कोल्ड स्पॉट्स या अजीब तरह की गर्मी को किसी आत्मा की मौजूदगी माना जाता है। लेकिन विज्ञान कुछ और कहता है। बिल्कुल, अगर हम भौतिकी के नजरिए से देखें तो एक ऐसा घर जो लंबे समय से बंद पड़ा हो, जिसका वेंटिलेशन खराब हो और जो खेतों के बीच बना हो, वहां बाहर और अंदर के तापमान में भारी अंतर होना बहुत आम बात है। मतलब ये कोई अलौकिक घटना नहीं है। नहीं, लेकिन रात के अंधेरे में एक सुनसान जगह पर ये वैज्ञानिक कारण दिमाग में सबसे पहले नहीं आता। सबसे पहले तो डर ही हावी होता है। एकदम सही। और डर का हावी होना लाजमी भी था, क्योंकि घर में कदम रखने के महज 5 मिनट के भीतर ही एक बहुत ही अजीब घटना घटी। क्या हुआ था वहां? ट्रांसक्रिप्ट के अनुसार जांचकर्ताओं को वहां किसी का हाथ दिखाई दिया। अब 5 मिनट कोई बहुत लंबा समय नहीं होता। जी बिल्कुल। आप एक ऐसी जगह गए हैं जिसके बारे में इतनी खौफनाक अफवाहें हैं और शुरुआत में ही आपको कोई शारीरिक आकृति नजर आ जाए। यहाँ एक्सपेक्टेशन यानी उम्मीद का मनोविज्ञान बहुत गहराई से काम करता है। वो कैसे काम करता है, थोड़ा समझाएंगी? जब कोई इस इरादे से किसी जगह जाता है कि उसे भूत खोजना है, तो उसका दिमाग हर परछाई, हर रोशनी के रिफ्लेक्शन या हवा में उड़ते धूल के कण को किसी आकृति में बदलने की कोशिश करता है। तो मतलब वो हाथ असल में कोई परछाई हो सकता है। जी, हाथ का दिखना उसी मनोवैज्ञानिक स्थिति का नतीजा हो सकता है, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे सिर्फ परछाई कहकर नहीं टाला जा सकता। ऐसी क्या घटना घटी थी? घर के अंदर एक अप्रतिबंधित कमरा था। प्रतिबंधित कमरा मतलब एक फॉरबिडन रूम? हाँ, गांव वालों या शायद पुराने मालिकों ने सख्त हिदायत दी थी कि उस विशिष्ट कमरे को बिल्कुल नहीं खोलना है। ऐसा क्यों? कहा जाता था कि घर की सारी रहस्यमयी और बुरी चीजें उसी कमरे से जुड़ी हैं। लेकिन चूंकि वे इन्वेस्टिगेशन करने गए थे, तो उन्होंने वो कमरा खोला। जाहिर है, उनका काम ही वही था। और कमरा खोलने के ठीक 15 मिनट बाद ही एक कुर्सी बहुत जोर से गिरी। ये कुर्सी गिरने वाली बात कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ लाती है। हाँ, क्योंकि ये कोई परछाई नहीं थी। बिल्कुल। यह अब सिर्फ किसी के एहसास या परछाई तक सीमित नहीं रहा। एक भौतिक वस्तु का अपनी जगह से गिरना ये साबित करता है कि वहां कोई ना कोई हलचल जरूर है। तो क्या ये सच में कोई भूत था? जरूरी नहीं है। ये हवा का तेज झोंका हो सकता है, घर की कमजोर संरचना हो सकती है या कुछ और। लेकिन फिर भी? हाँ, लेकिन जिसने भी उस कमरे को प्रतिबंधित घोषित किया था, उसके पीछे की वजह यही डर था। उसी कमरे या घर के उस हिस्से में एक और बहुत ही अजीब चीज मिली, जिसका जिक्र इस गहरी चर्चा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जी, वो मटके वाली बात। बिल्कुल, वहां एक मटकी जैसी कोई चीज रखी हुई थी और मान्यता ये थी कि उस मटके के अंदर कुछ पुरानी ताकतों या किसी साये को कैद करके रखा गया है। और उसे छूना मना था। हाँ, उसे छूना या खोलना सख्त मना था। ये मटके वाला हिस्सा पूरे ट्रांसक्रिप्ट में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला है मेरी राय में। वो क्यों? अगर हम एंथ्रोपोलॉजी यानी मानव शास्त्र के नजरिए से देखें, तो सदियों से दुनिया के अलग-अलग संस्कृतियों में बुरी शक्तियों को किसी भौतिक वस्तु में कैद करने की परंपरा रही है। जैसे अलादीन के चिराग में जिन? बिल्कुल, चाहे वो चिराग में जिन हो, किसी बोतल में बंद आत्मा हो, या फिर भारत के संदर्भ में ये मटका। ऐसा क्यों है? इंसान हर जगह भूत को किसी बर्तन में क्यों बंद करना चाहता है? क्योंकि इंसानी दिमाग अमूर्त चीजों से बहुत घबराता है, जैसे कि डर, बीमारी या बुरी यादें। जिनका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता। सही कहा। जब डर का कोई आकार नहीं होता तो वो हर जगह महसूस होता है। मतलब वो हवा में है, सब जगह है। जी, लेकिन जब समाज ये मान लेता है कि हमने उस डर को एक मटके में, एक तावीज में या एक बोतल में बंद कर दिया है, तो वो डर एक जगह सीमित हो जाता है। ओहो, ये तो बहुत ही दिलचस्प है। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक नियंत्रण है।
मटके का वहां होना ही ये बताता है कि उस जगह पे कभी बहुत गहरा खौफ रहा होगा। जिसे काबू में करने के लिए किसी तांत्रिक या ओझा ने ये कर्मकांड किया होगा। एकदम सही। और वो गहरा खौफ क्या था, यहीं से कहानी अपने सबसे काले और खौफनाक अध्याय में प्रवेश करती है। जी, अब हम घर के इतिहास की बात करेंगे। हाँ, ये सिर्फ एक खाली पड़े घर की बात नहीं है, बल्कि उस घर के अतीत की बात है। नोट्स बताते हैं कि इस घर की चौथी मालकिन वो महिला थी जिसके इर्द गिर्द ये सारा खौफ बुना गया है। जिसे गांव वाले डायन मानते थे। जी हाँ, गांव वाले उसे डायन मानते थे और कहा जाता था कि उसे काला जादू आता है। इस बात को समझने के लिए हमें घर की भौगोलिक स्थिति को देखना होगा। वो खेतों के बीच में था। बिल्कुल, ये गांव की मुख्य आबादी से बिल्कुल कटकर खेतों के बीचों बीच एक बहुत ही सुनसान इलाके में बना है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? ऐतिहासिक रूप से जो महिलाएं समाज से कटकर अकेली रहती थीं, उन पर अक्सर जादू टोने का शक किया जाता था। हाँ, ये बात तो पुरानी कहानियों में बहुत आम है। सुनसान जगहें हमेशा से तंत्र मंत्र और गुप्त गतिविधियों के लिए अनुकूल मानी जाती रही हैं, क्योंकि वहां किसी की नजर नहीं पड़ती। लेकिन ये मामला सिर्फ शक का नहीं था। जो दावे किए गए हैं वो सच में दिल दहला देने वाले हैं। ट्रांसक्रिप्ट में क्या बताया गया है? ट्रांसक्रिप्ट के मुताबिक वो महिला मासूम बच्चों का अपहरण करती थी। ये बहुत ही भयानक है। और सिर्फ अपहरण ही नहीं, ये मान्यता थी कि उसे किसी ने बताया था कि अगर वो 11 बच्चों की बलि देगी तो उसे कोई बहुत बड़ी असीम शक्ति मिल जाएगी। हे भगवान! ये सुनते ही समझ में आता है कि उस जगह को लेकर इतना खौफ क्यों है। बिल्कुल, बच्चों का गायब होना और उनकी बलि दिए जाने की बात किसी भी समाज के लिए सबसे बड़ा आघात है। सबसे बड़ा ट्रॉमा है। ये अंधविश्वास का वो क्रूरतम रूप है जहां इंसान अपनी किसी काल्पनिक शक्ति की चाह में पूरी तरह से राक्षस बन जाता है। सच में इस तरह की घटनाएं पूरे समुदाय में एक ऐसा डर पैदा कर देती हैं जो पीढ़ियों तक खत्म नहीं होता। और जब गांव वालों को इस बात की भनक लगी कि उनके बच्चों के गायब होने के पीछे उस सुनसान घर में रहने वाली महिला का हाथ है, तो जो प्रतिक्रिया हुई वो भी उतनी ही हिंसक थी। जाहिर है, गांव वाले शांत नहीं बैठने वाले थे। किसी पुलिस या कानून का इंतजार नहीं किया गया। गांव वालों की भीड़ ने मिलकर फैसला किया और उस महिला को उसी घर के ठीक पीछे मार गिराया। इसे मॉब जस्टिस कहते हैं। हाँ, भीड़ का न्याय, जिसने वहीं पर उस कहानी का खौफनाक अंत कर दिया। लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से वो अंत नहीं था। फिर क्या था? बल्कि एक नई और ज्यादा डरावनी कहानी की शुरुआत थी। वो कैसे? भीड़ द्वारा की गई हिंसा कभी भी बिना कोई निशान छोड़े खत्म नहीं होती। मतलब उसका असर बाकी रहता है। बिल्कुल, जब एक पूरा समुदाय मिलकर किसी की हत्या करता है, भले ही वो उस महिला के जघन्य अपराधों की सजा हो, तो समाज की सामूहिक चेतना में एक गहरा अपराध बोध और आघात दर्ज हो जाता है। मतलब उस महिला की मौत ने ही उस घर को भूतिया बना दिया। अक्सर ऐसा ही होता है। लोक कथाओं के अध्ययन में हम देखते हैं कि जहां भी कोई अत्यधिक क्रूर, हिंसक या अचानक मौत होती है, वो जगह भूतिया कहानियों का केंद्र बन जाती है। लोगों का अवचेतन मन ये मानने लगता है कि जिस व्यक्ति की इतनी बेदर्दी से हत्या हुई है, उसकी आत्मा को शांति कैसे मिल सकती है। सही कहा, वो तो बदला लेने के लिए वहीं भटकती रहेगी, ऐसा लोगों को लगता है। और शायद यही वजह है कि उस घर की चौथी मालकिन की मौत के बाद से वहां अजीबोगरीब चीजें शुरू हो गईं। जो कि एक गिल्ट का रिफ्लेक्शन भी हो सकता है। ये बात फैल गई कि उसने अपनी शक्तियों से कुछ रूहों को वहां कैद कर लिया था, या फिर उसकी खुद की रूह वहां भटक रही है। और इसका नतीजा ये हुआ कि उसके बाद जो भी 10 परिवार वहां आए, कोई भी वहां टिक नहीं सका। ये एक बहुत ही अजीब दुष्चक्र बन गया है ना। जी बिल्कुल, एक तरफ उस जगह का स्याह और हिंसक अतीत है, दूसरी तरफ आज के समय की कड़वी सच्चाई है। महंगाई और गरीबी। एकदम। उस मजदूर परिवार को शायद किसी अदृश्य शक्ति से ज्यादा इस बात की फिक्र थी कि 50,000 में उन्हें एक पक्की छत मिल रही है। लेकिन उस जगह का इतिहास इतना भारी था कि उनकी ये बुनियादी जरूरत भी एक खौफनाक सजा में बदल गई। इन्वेस्टिगेटर्स का वहां जाना, कुर्सी का गिरना, हाथ का दिखना, ये सब उसी पुराने खौफ के जाल को और मजबूत करते हैं। तो इस सब का असल में मतलब क्या है? जब हम इन सारे नोट्स और ट्रांसक्रिप्ट्स को एक साथ रखकर देखते हैं तो पाते हैं कि ये महज एक YouTube वीडियो नहीं है। जी, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी और जटिल चीज है। इसमें मजदूरों की वो लाचारी है जो उन्हें सिर्फ एक घर के लिए किसी भी खतरे में धकेल सकती है। इसमें इंसान का वो लालच और अंधविश्वास है जिसने 11 मासूम बच्चों की जान ले ली। और इसमें वो पुरानी हिंसा है जिसने एक भीड़ को हत्यारा बना दिया। सही कहा। इस तरह की कहानियां हमें बताती हैं कि भूत हों या ना हों,
लेकिन इंसान अपने अतीत से कभी पूरी तरह पीछा नहीं छुड़ा सकता। जो अपराध उस घर में हुए, उसकी गूंज आज भी लोगों को वहां चैन से सोने नहीं देती। चाहे वो सच में कोई ऊर्जा हो या फिर उस जगह के इतिहास को जानने के बाद पैदा होने वाला दिमाग का खेल। दोनों ही सूरत में वो घर आज भी उस पुरानी हिंसा का गवाह बना हुआ है। बिल्कुल। और यही इस पूरे केस का सबसे डरावना सच है। और यही बात इस पूरी चर्चा को एक बहुत ही अजीब और बेचैन कर देने वाले मोड़ पर लाकर छोड़ देती है। डरावनी कहानियां सुनना सबको पसंद है, जी। लेकिन उनके पीछे छिपी इंसानी क्रूरता अक्सर उन भूतों से ज्यादा भयानक होती है। एक परिवार जो सिर्फ अपना एक छोटा सा आशियाना चाहता था, उसे एक ऐसा घर मिला जिसकी बुनियाद में चीखें और खौफ दबे हुए थे। और जब इन्वेस्टिगेटर्स वहां जाते हैं तो उन्हें भी उसी घुटन का एहसास होता है। वो घुटन सिर्फ हवा की नहीं होती। नहीं, जब कोई इंसान किसी ऐसी जगह खड़ा होता है जहां इतनी ज्यादा ज्यादतियां हुई हों, जहां बच्चों की जान गई हो और भीड़ ने हत्या की हो, तो वहां की हवा में ही एक अजीब सा भारीपन आ जाता है। मटके को न खोलने की बात को भले ही कोई अंधविश्वास कह दे, लेकिन जब सामने एक कुर्सी अचानक गिरती है तो कहीं ना कहीं इंसान के भीतर बैठा वो तार्किक दिमाग भी एक पल के लिए सुन्न हो जाता है। बिल्कुल, वो एक ऐसा पल होता है जो किसी भी इंसान की मान्यताओं को हिलाकर रख सकता है। लेकिन इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। क्या सवाल है वो? जरा सोचिए, जब किसी भी सुनसान जगह पर बच्चों की बलि जैसी अत्यधिक भयानक घटना घटती है और उसके बाद भीड़ मिलकर किसी की इतनी बेरहमी से हत्या कर देती है, जी। तो क्या उस अत्यधिक हिंसा और दर्द का वो भयानक रूप उस जगह की ईंटों, दीवारों और मिट्टी में हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है? ये बहुत ही सोचने वाली बात है। क्या वहां जाने वाले लोग, जैसे कि वो मजदूर परिवार या इन्वेस्टिगेटर्स, सच में किसी भूत या आत्मा को देखते हैं, या फिर ये उस जगह के खौफनाक इतिहास का वो अदृश्य मनोवैज्ञानिक बोझ है जो वहां कदम रखते ही इंसान के दिमाग से खेलना शुरू कर देता है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद उस घर की उन ठंडी और खामोश दीवारों के बीच ही हमेशा के लिए दफन रहेगा। सोचने वाली बात है, क्या किसी जगह का इतिहास उसका पीछा कभी छोड़ता है?